रिस्टोरिंग फोर्स। A restoring force always pushes or pulls the object। कहता है या तो ये उस ऑब्जेक्ट को पुश यानी दबाएगी और पुल या खींचेगी। कहीं जाओ ना दरवाजे पे लिखा होता है पुश या पुल। पुश का मतलब होता है दबा के खोलें, पुल का मतलब है अपनी तरफ बाहर खोलें। परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, कोई भी ऐसी बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन यानी आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन, जैसे एक झूला होता है ना, वो एक ही पॉइंट के आगे और पीछे जा रहा होता है ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है, इस तरह वो फोर्स अगर वो आगे जाए तो पीछे खींचे, पीछे जाए तो आगे खींचे, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अबाउट द मीन पोजीशन, जो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ही, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स जो अगर कोई जिस्म यानी इनर्शिया वाली मोशन टाइप होती है ना, जो आगे खींचती है, या रिस्टोरिंग फोर्स वैसे इसको भी कहते हैं। जब हम गुलेल का वो खींचते हैं ना पटा, तो उसमें भी फोर्स जमा हो जाती है और वो फिर वट्टा जो है ना, वो किंकर, उसकी फोर्स लेके आगे जाके लगता है जिसको भी आपने मारा हो। दूसरा है जी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो 1 मीटर लॉन्ग है। ये न्यूमेरिकल है, चैप्टर 10 के आपने किए भी हुए हैं। L1 है जी 10 होता है, T निकालना है। ये फार्मूला T बराबर 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। 2 पाई की वैल्यू 3.14, L1 है जी 10 है, कैलकुलेटर लगाएंगे तो 1.99 आ जाएगा, ठीक है। हाउ डज द थिकनेस ऑफ अ लेंस अफेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ। कहता है जो थिकनेस है, मोटाई है किसी भी लेंस की, वो उसकी फोकल लेंथ को कैसे इफेक्ट करती है। इफ द थिकनेस ऑफ अ लेंस इज इंक्रीज्ड, अगर हम थिकनेस को बढ़ाएंगे, द पावर ऑफ द लेंस इज आल्सो इंक्रीज्ड, तो उस लेंस की पावर भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। हेंस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिक्रीज्ड, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फोकल लेंथ और पावर क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर हम एक जो लेंस है उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ाने से पावर बढ़ती है, पावर बढ़ने से फोकल लेंथ उल्ट रिवर्स कम हो जाएगी, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। ये देखो ऊपर वाले सवाल के नीचे भी उसने पूछ लिया। तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन, नीचे हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। नियर साइटेडनेस क्या है, दैट्स डिसएबिलिटी ऑफ आई टू परफॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज। कहता है आंख का ऐसा नुक्स, ऐसा मसला कि वो डिस्टिंक्ट होता है, फर्क करना, इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब फर्क करना, और ये जो डिस्टेंट है इसका मतलब है दूर। यानी कि दूर की नजर अगर खराब हो, दूर में चीजें, दो वाज़े चीजें आपको वाज़े नहीं नजर आ रही, फर्क नहीं कर पा रहे, तो जो ऐसा मसला है आंख का, उसको कहते हैं हम नियर साइटेडनेस, ठीक है। और गेट की डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रही है, पहले ये करेंगे और फिर ऐसे ड्रा कर लेंगे। पीछे से 2 इनपुट आ रहे हैं, ए और बी, और आगे से एक्स आउटपुट आ रहा है जो कि ए प्लस बी को, क्योंकि और गेट जो है वो प्लस को जाहिर करता है और एंड गेट मल्टीप्लाई को जाहिर करता है, ठीक है जी, समझ आ रही है। और गेट का ट्रुथ टेबल जो है, 2 पहले 2 0 लगाने हैं, फिर 2 1 लगाने हैं, फिर आगे 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये होगी ए और बी 2 वेरिएबल। अब देखो ये आगे लिखा हुआ है आर गेट। आर गेट में क्या लिखना है, प्लस करना है, यानी x बराबर a प्लस बी। एक्स में रिजल्ट यानी शो होगा 0 जमा 0
0, 0 जमा 1, 1 जमा 1, 1 जमा 1 2 होता है, लेकिन ये 2 का निजाम होता है ना, जैसे बेस 2 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो ये 1 नहीं लगाना है, यहाँ पर 2 नहीं लगाना है, लेकिन है जमा वाले ये, ठीक है। पहले 2 फिर 2 1 फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 और फिर जमा वाला है, नीचे वाला जो 1 1 2 है ना, उसको डिवाइड कर लेना तो 1 नहीं आता हो, ठीक है। आदमी से है What is difference between analog to digital converter and digital to analog converter? जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा वो होगा, और जो डिजिटल को एनालॉग, जो एनालॉग को डिजिटल में करेगा वो वाला होगा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है। द सर्किट, वो वाला सर्किट विच कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना। देखो कुछ सवाल के अंदर ही जवाब होता है बार बार, यानी ऐसा सर्किट जो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम करेंगे क्या कहेंगे, एडीसी, यानी एनालॉग टू डिजिटल। और अगर एक याद हो जाए तो दूसरा कोई मसला ही नहीं। तो वो सर्किट जो अब लफ्ज आगे पीछे कर देंगे, इसमें पहले डिजिटल आएगा और बाद में एनालॉग आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग। समझ आ रही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे ज़हन बच्चे हो ना, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, तो नालायक बच्चों को मसले होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, ये अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच है, is that branch of applied physics which deals with the control motion of electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल मोशंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की मोशन वो कौन सी होगी, जो कंट्रोल्ड होगी, यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करके, फॉर वेरियस यूजफुल पर्पसेस, और उनको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे बेटा एक्स रेज होती है ना, तो उनको साइंटिस्ट यूज करते हैं, हमारी कोई हड्डी हदाना हादसा टूट जाए ना, तो एक्स रेज होती हैं, कहते हैं ना एक्सरा करा लो, टूटी कितों टूटी, तो असल में एक्सरा, एक्स रेज को पंजाबी में कहते हैं एक्सरा, वो असल में होती है एक्स रेज, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के भी डिफरेंट, ऐसे 9th में आपने पढ़ा था वो आइसोटोप्स होते हैं, जो कि ग्लिटर, ये ग्लिटर हो जाता है ना गला बंदे का, उसके इलाज में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे आयोडीन होता है, और भी ऐसे कैंसर के इलाज में भी ये रेडियो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए डिवाइसेस के जरिए इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन साउंड एंड राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, कहता है आवाज क्या है और आवाज कैसे पैदा हम कर सकते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो है वो एक एनर्जी की किस्म है। आपको पता है एनर्जी की किस्म है, साउंड भी एक एनर्जी है, नहीं पता। रोबोटिक्स मूवी देखना आप, उसमें ना वो रोबोट जो होता है ना, वो स्पीकर की आवाज बहुत ऊंची जब करता है ना, तो वो हर चीज टूट जाती है, शीशे भी टूट जाते हैं। तो ये इसका मतलब ये कोई एनर्जी होगी ना। ऐसी एक और मूवी है, मुझे इस टाइम नाम नहीं पता, चाइनीज है कोई, उसमें ना वो दिखाते हैं कि ये भी एनर्जी होती है। वो चीख मारता है ना इतनी जोर की, तो वो हर चीज उड़ जाती है, देखिए ये। तो इसका मतलब है साउंड भी एक तरह की एनर्जी है, नहीं पता यार। जब ढोल बजाते हैं बाल का बच्चे नाचने लग जाते हैं, इसका मतलब कोई एनर्जी है ना। लोग भी नाचते हैं। म्यूजिक, ये क्या म्यूजिक क्या है, साउंड है ना, इसका मतलब कोई एनर्जी है, तो जाके लगती है तो बंदा, समझ आ रही है। तो देखो कितना हमारी जिंदगी की मिसालें दे रहा हूँ। साउंड भी क्या एनर्जी की एक किस्म है, दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव्स की शक्ल में जाती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। देखो ना, हम यहाँ खड़े होकर किसी को आवाज देते हैं, और असलम, अब कोई चीज है मुझे लेके जा रही है ना वहां पे, इसका तो वो साइंस क्या कह रही है कि वेव्स होती हैं, वो हम जब बोलते हैं तो वो वेव्स पे सवार होके वहां पे पहुंच जाती हैं, उसके कानों में जाके घुसती हैं,
और फिर असलम कहता जी अब्बा जी कंडीशंस क्या हैं, द बॉडी मस्ट वाइब्रेट फॉर द प्रोडक्शन, कहता है आवाज पैदा होने के लिए जरूरी है कि वो बॉडी वाइब्रेट करे। इसका मतलब है हमारा जो कान है उसके अंदर कोई चीज लगी है जो वाइब्रेट करती है, इसलिए हमें साउंड आती है। साउंड, इसका मतलब जो बंदे टूटियां लगा के सुनते हैं वो कान खराब होने का ज्यादा मसला, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास जाके उसको वाइब्रेशन करवा रहा है। इसलिए दूर से, इसलिए जो लोग ऊंची आवाजें सुनते हैं या शोर में ज्यादा रहते हैं ना, तो उनका पर्दा ज्यादा थरथराता है, तो वो ज्यादा ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे कान में जो पर्दा है वो थरथराता होगा तो फिर ही आवाज पैदा होती है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि आवाज पैदा होने के लिए दरवाजे का यानी किसी भी चीज का यानी वाइब्रेट करना जरूरी है। इसलिए हम जमीन पे कोई चीज मारे ना तो इतनी आवाज पैदा नहीं होती, लेकिन लोहे के दरवाजे को मारे तो इसका मतलब वो वाइब्रेशन ज्यादा करता होगा। देयर मस्ट बी ए मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल थ्रू लाइक एयर वाटर, और कहता है आवाज के दूसरी जगह पहुंचने के लिए कोई मीडियम भी होना चाहिए। वो मीडियम हवा भी हो सकती है और वो मीडियम पानी भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मीडियम ना हो, दरमियान में हवा ना हो, तब भी क्या होगा, आवाज पैदा नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम हवा खत्म कर दें ना अंदर स्पेस से, कोई भी आवाज नहीं आएगी, चाहे कोई वो उल्टे काम भी करता रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आवाज पैदा, इसका एक्सपेरिमेंट भी है ना, चैप्टर में शायद आपने पढ़ा हो कि वो एक बेल जार लेता है, उसके अंदर से वैक्यूम करके ना वो निकाल लेते हैं आवाज, और फिर बेल जब चलती है तो आवाज नहीं आती। ठीक है, तो आगे जी। ठीक है जी, साउंड क्या है? एक एनर्जी की किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह सफर करती है। उसके पैदा होने के लिए जरूरी है कि कोई वेव्स हों, कोई जिस्म थरथराए, तब ये पैदा होती है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड राइट इट्स यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है और इसका यूनिट लिखें। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड में। ठीक है, थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया से, हेल्प परपेंडिकुलर, जिसको हमने उसके परपेंडिकुलर लिखा हो, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये समझ लें स्पीकर है, यहाँ से आवाज निकल रही है और इसके आगे मैंने ये परपेंडिकुलर पे एक कोई चीज रख दी है। इसके यूनिट एरिया से कितनी साउंड गुजर रही है एक सेकंड में, वो हो गया उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका यूनिट है वेबर पर मिनट। ऊपर माइनस को हम बढ़ते हैं पर का मतलब होता है ये डिवाइड हो गई है, असल में नीचे से ऊपर आई ना पावर नेगेटिव हो गई। आगे है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। ये हम न्यूमेरिकल पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता है ना, इस चैप्टर का पता नहीं, आई थिंक 11वें के 12वें के 11वें के। स्पीड वेलोसिटी को कहते हैं, वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी निकालें। v बराबर f लैम्डा होता है, f निकालना है तो लैम्डा डिवाइड कर देंगे, v ओवर f बस डिवाइड करना है, 680 हर्ट्ज हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कर लें अच्छे से। राइट इन कॉलम लॉ एंड इट्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है फार्मूला। ठीक है, कहता कॉलम्स लॉ क्या है और इसका फार्मूला क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहता है ऐसी फोर्स जो अट्रैक्ट करे, खींचे। ठीक है, जैसे दो मकनातीस पास लाओगे ना, वो एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे, कोशिश करेंगे। और रिपल्शन या दफा की फोर्स, जैसे आप खड़े हो और पास कोई गंदा कुत्ता खड़ा हो तो आप कहेंगे ना दूर जाए यार। वैसे मिसाल दे रहा हूं, बनती तो नहीं है। और अगर यानी बाप है, उसका बेटा छोटा खड़ा है तो वो अट्रैक्शन हो गई, कहेगा इस तरह ओए। तो या फोर्स अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट का मतलब मिसाल के लिए हम छोटे छोटे चार्जेस ले लेते हैं। कहता है दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान क्या या तो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की, यानी रिपल्शन का मतलब दूर, दफा, मेरे पास ना हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड।
कहता वो डायरेक्ट उतनी ही होगी जितनी उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड है। यानी अगर चार्जेस एक एक कूलम के है ना तो एक ही होगा, जरब करेंगे ना प्रोडक्ट। और अगर दो होगी तो दो दूनी 4 होगी, 3 हो तो 3 या 9 होगी। ठीक है, कहता है या अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है, उनकी मैग्नीट्यूड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितना वो चार्ज होगा उतनी ही फोर्स होगी। एंड इनवर्सली, और उल्ट होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस के उल्ट। यानी अगर हम फासला ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, जैसे कोई चीज दूर जाए तो फोर्स कम हो जाएगी, पास आएगी तो ज्यादा फोर्स हो जाएगी, ये उल्टा है। चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी, और जितना फासला ज्यादा होगा फोर्स उल्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। फासला कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फासला कम इनवर्स में उल्ट होता है ना, वो कम करोगे वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे तो समझ आ गई कूलम लॉ क्या आता है। कि कहता है कि फोर्स चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की हो, वो बराबर होगी चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, मतलब होता है बराबर बिल्कुल, जितनी वो उतनी वो। और इनवर्सली का मतलब फासले के इनवर्सली है, फासला बढ़ाओगे, जैसे कोई चीज ज्यादा दूर जाए तो मेरा उस पर क्या फोर्स लगेगी, कोई नहीं लगेगी, पास होएगा तो ज्यादा लगेगी। ठीक है, जैसे थप्पड़ किसी को मारना हो, कोई दूर है तो कैसे लगेगा, फासला ज्यादा होगा ना, फोर्स नहीं लगेगी, जितना पास आएगा उतनी जोर से लगेगा। ठीक है, समझ आ गई। जे उन्होंने भी समझ आंडी सारे तो ना आए तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बदाम खुआने चाहिए ने अपने आप में। ठीक है, खुद खाने से नहीं आते, दूसरों को भी खिलाया करो। In what direction will a positive charge particle move in an electric field? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पॉजिटिव जो चार्ज है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो किधर को जाएगा, ये पूछ रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है ये उस पर डिपेंड करेगा। इफ द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर जो सोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज का है, then the electric field repel or going away from the source of, and if the source is negative producing field, positive charge placed in it, then field will move toward the negative source charge। ठीक है, अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो then the source field will repel, तो जो इसका सोर्स है जहां से ये पैदा हुआ है तो ये उसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को उल्ट करेंगे। और अगर जो सोर्स है वो नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसको हम पॉजिटिव वाले सोर्स, सोर्स भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और लेकिन पॉजिटिव चार्ज है उसको रख किसमें दिया है, नेगेटिव वाले में, तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने पॉजिटिव फील्ड में ही रख दिया है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखेंगे। और अगर सोर्स नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव चार्ज रख दिया है तो वो कशिश हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। डिफाइन कैपेसिटेंस। Capacitance of a capacitor is defined as the ability of capacitors to store charge। एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। अब ये कोई मुश्किल चीज है, यानी एक गिलास में कितना पानी आता है, एक आधा लीटर, आधा किलो, ये उसकी कैपेसिटी है। आप कितना वजन उठा सकते हैं, 10-20 किलो, ये आपके कैपेसिटी है। ऐसे कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। अब इसमें ऐसी कौन सी साइंस है कि आप कहें जी मैंने याद नहीं होने दिया। ठीक है, सवाल, और इसका यूनिट फैरेड है। ठीक है, और अगर फैरेड की तारीफ भी आ जाए
तो वो क्या है, इफ वन कॉलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को एक कॉलम चार्ज दिया है, अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को 1 कूलम चार्ज दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना पैदा हुआ उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कोनों पे क्या है वो जो चार्ज होता है बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो उस वक्त कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। ठीक है, सुनो, कहता हमने चार्ज दिया 1 कूलम, तो जो उसकी प्लेट्स है ना कैपेसिटर की, जैसे ये बैटरी है उसकी प्लेट्स होती हैं उसके अंदर, उसमें जो चार्ज पैदा हो गया है वो कितना हुआ है 1 वोल्ट का, तो हम कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस है 1 फैरेड, यानी इसकी कैपेसिटेंस क्या है 1 फैरेड। ठीक है, यानी इसका यूनिट है ना कैपेसिटेंस का। आगे समझ, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसका यूनिट फैरेड है। फैरेड क्या होता है, अगर एक कॉलम चार्ज दें और 1 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पैदा हो प्लेट्स में, तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस है 1 फैरेड। ईमेल के 2 फायदे क्या हैं, भाई मैसेज नहीं करते आप लोग, तो ये आज ईमेल पहले होती थी, अब व्हाट्सएप यूट्यूब ये चीजें ज्यादा आ गई हैं। वैसे तो ईमेल अभी भी यूज होती है, जो बिजनेस वगैरह करते हैं ना वो ईमेल ही करते हैं, वो कोशिश करते हैं ये मीडियम जो है ना। तो इसके 2 फायदे क्या हैं, तो पहला इसमें लिखा हुआ है, अब आप खुद से भी लिख सकते हैं ना कि फायदे क्या हैं, कि हम किसी से मतलब बात कर सकते हैं, कोई दूर चला गया उसको मना सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब मैसेज करते हैं ना, सारे फायदे पता है आपको, अपने बना लो। इसने लिखा है इफ वी हैव एन इंटरनेट एक्सेस, तो मुफ्त आता है जिन्हें मर्जी मैसेज करो। अब ये देखो ना, ये कोई साइंस की बात कर रहा है, ये तो हमारी बात कर रहा है कि मुफ्त है। लोग देखो इंटरनेट अब घर में लगवा लेते हैं, उनमें वहां चलाते हैं, केड़ा बिल तो नहीं आना है। ठीक है, पहले बड़ा महंगा काम होता था। मोस्ट एफिशिएंट, वी कैन सेंड अवर मैसेज टू मैनी फ्रंट पीपल इन ओनली 1 एक्शन, हम फॉरवर्ड करते हैं ना मैसेज, यानी एक दफा गया और 30 बंदों को हो जाता है एक टाइम पे, मेरा ख्याल है 30 को हो जाता है। हाँ, तो 30 बंदे आराम नाल जनाब एक ही मैसेज तराल अब फॉरवर्ड हो गए सारे। तो ये अस्सलाम वालेकुम। सेल फोन, सेल फोन यार, ये जो फोन होता है हमारा मोबाइल, उसी को कहते हैं ना सेल फोन। रेडियो टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन मोबाइल फोन, इसमें रेडियो टेक्नोलॉजी यानी जैसे रेडियो में आवाज आती थी ना, तो अब ये दो तरह का रेडियो है, जाती भी आती भी है। ठीक है, सेल फोन सेंड एंड रिसीव मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, तो इसमें जो मैसेज होते हैं वो जाते भी और आते भी किसकी शक्ल में है, रेडियो वेव्स की शक्ल में। ठीक है, तो सेल फोन क्या है, ये रेडियो टेक्नोलॉजी यूज करता है मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ, ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ के मुताबिक हों उसकी पाबंदी करें वो होते हैं ओहमिक कंडक्टर। और उल्ट करो तो जो नहीं करेंगे वो ना, यही उसमें नॉट लगा दो, नॉट ओबे। ठीक है, एक याद करो, दूसरा वो हो जाएगा। मटीरियल्स दैट ओबे ओहम लॉ, जो ओहम लॉ को ओबे करें, अप्लाई करें उसके मुताबिक, एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और वो कौन से होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, यानी जितना मर्जी वोल्टेज देते जाए इनकी रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट ही। ठीक है, जैसे जो ड्राइवर सही चलता है मोटरवे पे उसका चलान, ऐसे जो हमको लॉ को बे करेगा वो हम ही को हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो। जैसे जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला के काम आता है, वो मुसलमान, और जो नहीं मानता वो काफिर। ठीक है, काफिर। जैसे हम अक्सर लोग कहते तो हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान वाली हरकतां कोई नहीं होंगी साढ़े। ठीक है, वो हम ही कौन से होंगे, जो हम लॉ को ओबे करेंगे, और उनकी, और वो कौन से होंगे जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, वो हम ही कंडक्टर होते हैं। तो नीचे वाला उसका उल्टा हो जाएगा।
रेजिस्टेंस चेंज हो जाए वोल्टेज के साथ, वो नॉन ओमिक हो जाए। ये ऊपर वाले को ही उल्ट कर देना, ऊपर वाले को उल्ट करोगे क्या कहोगे, मटेरियल दैट डज नॉट ओबे ओम लॉ एंड हेंस हैव नॉट, ठीक है, उधर एक नॉट उधर लगा दोगे, दैट डज नॉट ओबे, और यहाँ हेंस हैव नॉट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर, ठीक है, ऊपर वाले को ही मोल्ड कर लो, नीचे वाला नहीं याद होता। कहता एक महीने की कॉस्ट निकालो अगर हमने 50 वाट का एनर्जी सेवर 8 घंटे डेली यूज किया अपने स्टडी रूम में, और ये ज्यूम करना है कि एक यूनिट 12 रुपए का, 50 वाट के एनर्जी सेवर 8 घंटे, इसके न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। 50 वाट का वाट में नहीं किलो वाट में होना चाहिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 किलो वाट, 8 घंटे चलना है, और एक महीने के लिए 30 और रोज के 8 घंटे, और 50 वाट 0.05 मल्टीप्लाई किया तो 12 यूनिट बन जाएंगे। तो 12 रुपए का रेट है, 12,012 144 रुपीज बिल आएगा। ये मुझे लगता है कि पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, इस जमाने की नहीं, ये तो रेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये हमारा अफसोस वाला मुकाम है कि हम अपनी सिलेबस को उस हिसाब से अपडेट नहीं करते। अब आप कहेंगे लो जी 144, ये कौन सा बिल है, चलो समझने के लिए ले लो, वरना तो आज का रेट लगाए ना, फिर आपको समझ आएगी अच्छा बिल इंज कटी था, इंज कट देने बिल जड़ा ना। अब ये 144 तो वैसे टैक्स ही आ जाता है, तो बिल कहाँ से आप निकालेंगे। तो आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। कहता जो एम मीटर है वो क्या काम करता है और वोल्ट मीटर क्या काम करता है। जो एम मीटर है वो करंट को मेजर करता है, करंट एज 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर कैन बी मेजर्ड, यानी 10 एम्पेयर तक इसकी रेंज क्या होती है, और इसको सीरीज में लगाना पड़ता है। एम मीटर 10 एम्पेयर तक करंट को मैच कर सकता है, यानी ये छोटा होगा ना एम्पेयर, और ये सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर भी एक हमारा क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट, वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को, वो भी करंट ही कह लो, वोल्टेज को मैच के लिए यूज होता है, ठीक है। एम मीटर भी करंट और वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए किसी भी सर्किट में बिलोंग करने के लिए यूज होता है। वाई व्हाट इज मेंट बाय MIR, MIR क्या है, वीक आयनिक करंट इन अवर बॉडी, हमारे जिस्म में जो आयनिक करंट है कमजोर, दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व्स, जो हमारी जो नर्व्स हैं, नालियां हैं हमारी, क्या करने की करने नर्व्स कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी क्या करती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनकी बेस के ऊपर हम जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स की, बॉडी की पार्ट्स की इमेजेस ले सकते हैं। दिस इज डन यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक सोर्स इमेजिंग, और उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। कहता जो हमारे जिस्म में ब्लड फ्लो करता है ना, उसमें भी करंट्स होते हैं। ये आपको पता है, खारिश जो पड़ती है ये भी इनकी वजह से होते हैं, आयंस बने होते हैं, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे होते हैं, खारिश पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर वो कहते हैं सूती कपड़ा पहने, उसमें मतलब वो उसको बेस बना देता है ना, ठीक है। गंदे पानी से वही वो न्यूट्रल होता है ना, तो उसको न्यूट्रल कर देगा, ऐसे कहते हैं नहर में नहाया, नहर का पानी भी मतलब वो न्यूट्रल होगा ना। वीक आयनिक करंट वो हमारी बॉडी की नर्व्स में मूव करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं, और उसकी बेस पे हम इमेजेस लेते हैं, और उस टेक्निक को हम कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, स्ट्रेच दी थंब, अपना अंगूठा जो है ना वो
ऐसे सीधा करें, स्ट्रेच करें, 4 फिंगर करें, ये अंगूठा ऐसे कर लें सीधा और अपनी फिंगर को भी यानी एल बनेगा, कर लिए, स्ट्रेच कर लें और मिडल फिंगर को भी कर लें ऐसे, मिडल फिंगर को ऐसे वी बनाएं, ऐसे ये चीज ऐसे हो गया। यानी अंगूठा और पहली उंगली भी 90 का एंगल बना रही है और पहली और दूसरी उंगली भी क्या बना रही है, 90 का एंगल बना रही है, एल बना रही है। अंगूठा और फिंगर भी एल बना रहा है और दूसरी उंगलियां भी क्या बना रही हैं, एल बना रही हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये क्या है, एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर है, हो गई। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बना रही हैं। If the forefinger points in the direction of, अगर जो हमारी पहली उंगली है फोर फिंगर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रही है, अगर जो पहली फिंगर है शहादत की उंगली वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जो मिडिल फिंगर है वो करंट को ज़ाहिर करेगी और अंगूठा उस फोर्स को ज़ाहिर करेगा जो कंडक्टर पे लग रही है। ये फ्लेमिंग का सो, ठीक है। कहता है अगर जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। कहता है अगर जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रही है, इधर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रही है तो ये करंट को ज़ाहिर करेगी ये वाली, तो अंगूठा उस फोर्स को ज़ाहिर करेगा जो इस कंडक्टर के ऊपर लग रही है। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ये तो राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, खब्बात। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये उस पे जो फोर्स लग रही है कंडक्टर पे, ठीक है। ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का स्केल। Which has more penetrating power, अल्फा और गैमा। कहता है ये जो दो हैं हमारे पास पार्टिकल, इनमें से पावर किसकी ज्यादा है, पावर किसकी, अल्फा की या गैमा की। अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल हैज अ पेनिट्रेटिंग एबिलिटी रेंज ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। हवा के अंदर अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो कम होती है। हाउएवर गैमा रे फोटोन हैव अ पेनिट्रेटिंग एबिलिटी रेंज ऑफ सेवरल 100 मीटर्स। गैमा की ज्यादा है, ठीक है। विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, सिंपल सा जवाब क्या देंगे आप, गैमा, या वैसे जवाब हो जाएगा। और अगर एक्सप्लेन करना है तो कल कहता है अल्फा जो है उसकी फ्यू सेंटीमीटर तक होती है और जो गैमा है उसकी 100 मीटर्स तक होती है। आगे व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, जब दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब इकट्ठा होना, मिल जाना। दो हाइड्रोजन और ये 2 और 3 5 बनते हैं ना ऊपर, तो 4 और 2 नीचे 1 1 2, उनमें से एक जो है ना वो बाहर निकल गया, ठीक है। आइसोटोप्स आप 9th में पढ़ के आए हो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनका प्रोटॉन तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो न्यूक्लियस में। आगे इनके आइसोटोप वही 9th वाले हैं, प्रोटीन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 होता है, ठीक है।